Yes, hello friends, this is Jyoti Shukla. Welcome all in this UPSC EPFO मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा खास पॉइंट्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, वुमेन से रिलेटेड कुछ एक्ट्स, उनमें क्या क्या चेंजेस वगैरह किए गए, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें एंड आपका पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, लेबर लॉ जो है उसको देखेंगे, लेबर कोड जो है वो बाद में हम बनाएंगे, वो सब क्या है उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन से कौन कौन से एक्ट हैं, वुमेन से रिलेटेड कौन सा है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, ठीक है। और उसी के साथ में आप देख सकते हो लेबर लॉ से रिलेटेड। डोंट वरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियरली, मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। और आपको सैलरी से रिलेटेड ये 5 चीज़ें हम देखेंगे, प्लस उसी के साथ में क्या कुछ नया जो है वो ऐड किया गया है, लेबर कोड बनाया गया है, तो वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड अगर हम कुछ चीज़ें देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपका ना ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो आया था 1926 में। कब आया था? 1926 में। देखो, अब इससे रिलेटेड ना पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें उसमें ऑप्शन दिया था एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ लेबर। तो बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। देखो, यूनियन एक्ट के बारे में दिया है कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह का होगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होंगे, ठीक है, और जो लेबर काम कर रहा है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि यही जो 1926 का ये एक्ट है, इसको 2001 में अमेंड किया गया था। और अमेंड करके एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये बताइए कि ट्रेड यूनियन में मिनिमम कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा, तो 7 मिनिमम होने चाहिए। तो जो है ट्रेड यूनियन में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये आपका 2000 पहले नहीं था, स्टार्टिंग में 2001 में जो है वो जो है संशोधन किया गया, तब इसमें आया। एक और क्वेश्चन पूछा था पिछले साल में कि कंट्रोल्ड इंडस्ट्री क्या होती है। तो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसे जो यूनियन है वो कंट्रोल करे, उसे हम कहते हैं। इसी के साथ में दूसरा और भी है, ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये जो है डिस्प्यूट वगैरह समझाने का काम सुलझाने का काम जो है वो करता है। आगे चलते हैं, वुमेन से रिलेटेड देखते हैं। तो वुमेन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल जो है ना इससे पूछा जाता है। मैटर्निटी एक्ट, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में बना था, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जैसे कि आपसे पहले तो आपका ये पूछा जाता है कि मिनिमम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए किसी कंपनी में कि मैटर्निटी बेनिफिट ये एक्ट का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो मिनिमम जो है वो 10 एम्प्लॉयज़ जो है वो होने चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लागू होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए लागू होता है। और एक चीज़, मतलब अगर कोई फीमेल है और उसको मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट का लाभ उठाना है, तो उसको मिनिमम उस जगह पे 80 दिन काम करने होंगे। अगर वो 80 दिन मिनिमम काम करिए तभी इसका लाभ उठा सकती है। अगर सपोज उसने ना अभी 60-70 दिन सिर्फ हुए हैं तो उसका लाभ नहीं उसे मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर वर्क फ्रॉम होम कोई कर रहा है ना फीमेल, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें है क्या, इसमें जैसे विभिन्न तरह की, इट मीन्स कि आपको मालूम होगा कि जब फीमेल्स जो होती हैं उनका जो प्री नेटल पीरियड होता है एंड पोस्ट नेटल पीरियड होता है, उस समय पर उनको छुट्टियों से रिलेटेड प्लस उनको क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी उसके बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे क्रिच के बारे में दिया है। क्रिच क्या है? क्रिच का मतलब होता है कि नर्सरी, इट मीन्स कि जैसे कोई वर्किंग लेडी है और उसका जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, यानी कि 6 से लेकर के 6 माह से लेकर के 6 साल तक का बच्चा है, तो उसके देखभाल की ज़रूरत होती है ना। तो उसके देखभाल के लिए जो एक जगह होती है, मतलब अगर वो कहीं पे काम कर रही है तो वहाँ पर क्रिच की सुविधा भी होगी, यानी कि उसके बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्सरी जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। उसी के साथ में देखो इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर 8 वीक से ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी किसी 8 वीक से ज़्यादा अगर आपने पहले बता दिया है उस जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तभी इसकी जो है वो फैसिलिटी आपको मिल पाएगी। इसी के साथ में और एक चीज़ देखो, मिनिमम जो आपको ना जो एक छूट मिलता है, ठीक है, इट मीन्स कि ये गर्भावस्था के दौरान या फिर उसके पहले और प्रीनेटल के पहले और बाद वाले जो पीरियड में जो छूट मिलता है, छुट्टियाँ मिलती हैं, वो 26 वीक की होती है, 26 वीक की, ठीक है।
अब जो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चा है तो उसके लिए जो है ये आधा हो जाता है, आधा इन द सेंस कि 12 वीक हो जाता है छुट्टियाँ, ठीक है। और उसी के साथ में अगर मिस गैरेज वगैरह होता है तो उसके लिए भी छुट्टियाँ मिलती हैं और वो 6 वीक की जो है वो छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसके साथ में अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं। एक और भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ये है आपका डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया। डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया आपसे पूछा सकता है कि डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया जो है वो किससे संबंधित है, तो ये ILO से संबंधित है। ये कब आया था, ये आया था 10 मई 1944 को, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी लेबर से रिलेटेड बहुत सारी प्रावधान जो है वो दिए गए थे। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ILO कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था, 1919 में, ठीक है। इसी के साथ में अगर अब हम कुछ और भी चीज़ों की बात करें, जैसे नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, अगर हम बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोविजन है ये 1952 में आया था। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें पेंशन के बारे में बताया जाता है, और आपका प्रोविडेंट फंड के बारे में होता है, एंड डिपॉजिट्स के बारे में होता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप इसमें वर्क टाइम कंपनसेशन के अंतर्गत देखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो कि 1923 में आया था। देखो इससे ना क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका नाम 2009 में बदल करके, मतलब इसमें क्या 3-4 स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें एक ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट करना था। तो इसमें गया था इसका जो नाम है ना वो चेंज किया गया था, कब किया गया था, 2009 में, और इसका नाम हो गया था एम्प्लॉय कंप्रेंशन एक्ट, जो है इसका नाम 2009 में बदल दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है एक और भी पूछा था कि एम्प्लॉय स्टेट, ठीक है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपका मेडिकल से रिलेटेड होता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जैसे कोई एम्प्लॉय जो है उसको मेडिकल की मतलब चाहिए, लाइक किसी को चेकअप वगैरह कराना है या किसी को प्रॉब्लम होती है और वो जो है मेडिकल लीव वगैरह लेना चाहता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत जो है वो आती हैं, ठीक है। उसकी जो मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है। ये कब आया था, ये 1948 में आया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ये बताओ इंजरी और एक्सीडेंट जो है वो किस में आता है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ में अच्छा ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ये जो है पहली बात तो ये है कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे होंगे तभी वहाँ पर काम, मतलब ये जो है एक्ट जो है वो फॉलो होगा, इट मीन्स लागू होगा, अप्लाई होगा। एंड इसमें क्या होता है, इसमें फैमिली को प्लस एम्प्लॉय को जो है मेडिकल और अगर मेडिकल वगैरह की जो है वो सुविधा जो है वो दी जाती है। और इसी में होता है कि अगर किसी का काम करने के दौरान डेथ हो जाता है तो उसको मंथली सैलरी जो है वो भी दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत। आपसे ना ऐसे स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि इनमें से किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, या स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर पता है तो आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एक चीज़ और यहाँ पर देखो, ये है अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका जो किस में आता है, लेबर लॉ जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो है वो ये आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट आप देख सकते हो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में आया था। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर, अच्छा ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, ग्रेचुटी का मतलब होता है कि उपहार, मतलब आप कितना कोई कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को कितना मैक्सिमम उपहार दे सकती है, तो ये 20 लाख जो है वो अब कर दिया गया है। अच्छा पहले जो था वो 10 लाख था, ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये आई थिंक 2019 के आसपास में इसमें चेंज हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन आई थिंक 2012 में आया है और उसमें दिया है आंसर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, लेकिन बाद में जब चेंज हो गया तो यही क्वेश्चन दोबारा भी पूछा है तो उसमें आपका 20 लाख हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी एक्ट 1938 में आया था, तो इनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में इसमें प्रावधान दिया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट वगैरह भी हुआ, अमेंडमेंट इन द सेंस की जैसे कि जो है लोग गोद वगैरह भी लेते हैं बच्चे को, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बाद में जो है वो अमेंड करके ऐड कर दी गई, और जैसे कि मिस गैरेज वगैरह ये भी जो है वो बाद में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखना आप, जो है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये 1881 में आया था और ये रिपन के टाइम पे आया था। आपको पता होगा कि लॉर्ड रिपन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट पर्सन था, कितना इंपॉर्टेंट गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। तो ये जो है इसने लाया था
इसमें क्या था, ये एम्प्लॉय और जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके प्रोटेक्शन की बात जो है वो करी गई थी। आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट हम आते हैं लेबर लॉज के अंतर्गत। लेबर लॉज में आपका एक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखो इससे ना पूछा गया था क्वेश्चन कि एडोलसेंट का एज क्या होता है, ठीक है। एक ऑप्शन था आपका 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो, एक ऑप्शन था 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो। तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एडोलसेंट कौन होते हैं तो वो 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लांटेशन लेबर एक्ट आया था 1951 में, माइंस एक्ट 1952 में आया था। और इसमें ध्यान देना कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए या जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोहिबिटेड होता है। 18 वर्ष से कम आयु के लोग जो है वो इसमें काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डॉक वर्कर्स सेफ्टी। इसमें क्या है, सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट है आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो कि 1958 में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। इससे और क्या क्वेश्चन बने थे, इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मैक्सिमम आवर्स कितने होने चाहिए किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए एक वीक में। तो एक वीक में 48 घंटे 48 आवर होना चाहिए। 48 आवर से ज़्यादा जो है वो कोई एम्प्लॉय जो है वो किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सैलरी से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं। तो इसमें आपका पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। देखो इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम कितने साल में एक्ट को रिव्यू या फिर जो है रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मिनिमम 5 ईयर जो है वो होता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था एंड द इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट जो है वो 1974 में आया था, ठीक है। अब इसी के साथ में कुछ और भी चीज़ें जो अभी मेजर चेंज हाल ही में हुआ है वो आप ध्यान रखना। लेबर कोड देखो अभी बहुत सारे एक्ट आप देख रहे हो, ठीक है। इन सारे ही बहुत सारे कोड को चेंज करके किसी एक जगह पे कर दिया गया, यानी 29 लेबर लॉ को चेंज करके 4 लेबर लॉ बना दिया गया। टोटल तो 44 थे लेकिन 29 से 4 में बदल दिया गया, मतलब सारी चीज़ों को एक जगह पर ऐड कर दिया गया, कन्वर्ज कर दिया गया, ठीक है। क्या क्या चार कौन कौन से बन गए, तो अब आपके 4 जो है वो बन गए हैं। पहला है द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो कि 2020 में आया है, द कोड ऑन वेजेस 2019 में आया है, द इंडिविजुअल रिलेशन कोड आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो कि 2020 में आया है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है वो भी 2020 में आया है। तो ये 29 एक्ट को बदल करके 4 में कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ में अगर ये पूछा जाएगा कि लेबर लॉ से रिलेटेड ये क्या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो बिल्कुल है। 7 शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि 7 शेड्यूल में तीन लिस्ट होती है, राइट। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है आपका स्टेट लिस्ट और थर्ड होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। तो लेबर लॉ जो होता है ये कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत जो है वो आता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में जो डीपीएसपी है उसमें भी लेबर से रिलेटेड बातें करी गई हैं। इसमें देखो आर्टिकल 38 है जो कि लोक कल्याणकारी जो है, ये कहा गया है कि राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी चीज़ों पर ध्यान देगा, ठीक है। उसी के साथ में 39 है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क न्याय की बात करी गई है। 41, 42, 43 में आपका दिया गया है इन सब के बारे में, ठीक है। अब इन्हीं 5 आर्टिकल को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द लेबर लॉ। मैग्ना कार्टा ऑफ द लेबर लॉ किसको बोलते हैं, 38, 39, 41, 42 एंड 43 आर्टिकल को हम ये मैग्ना कार्टा ऑफ द लेबर लॉ जो है वो बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकारों में भी आर्टिकल 23 एंड 24 में आपको पता होना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया। इससे बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 23 में क्या है कि मानवोचित मतलब काम करना, इट मीन्स कि उनके साथ ना मतलब सही से बिहेव वगैरह किया जाएगा। एंड 24 में क्या है कि छोटे बच्चों को, जो कि छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोहिबिटेड किया गया है कि वो जो है काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसी के साथ में आपको आर्टिकल 14 में पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार की बात करी गई है। 19(1)(c) में जो है वो संघ बनाने की अधिकार की बात करी गई है। और उसी के साथ में आर्टिकल 21 में आपको पता होना चाहिए कि 21 जो है वो कहता है कि जीवन जीने का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल लेबर लॉ से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और आप जब पढ़ेंगे तो आप इससे वैसे मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट इसमें अगर आपको कुछ नया ऐड लगा हो तो आप बिल्कुल जो है उसे रिवाइज़ करिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक बात और है कि आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया करो। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।